नमस्कार। आज हम आपसे मुखातिब हैं। कुछ काफ़ी तकलीफ़ कुछ चीज़ों को लेके हुई है और हम चाहते हैं कि वो तकलीफ़ आप तक भी पहुँचे और उसपे आप हमारा जो कमिटमेंट है पूर्ण सत्य, पूरा सच आपको बताने का, जिसके लिए हम ये प्लेटफ़ॉर्म रखे हैं, उसको आप समझें और फिर सोचें। आपको ताज्जुब होगा, हम जब पैदा होते हैं या भ्रूण में रहते हैं, जब अपनी माँ के पेट में रहते हैं, हमारी तकलीफें वहीं से शुरू हो जाती हैं और जब अंतिम सांस लेते हैं और तथाकथित अंतिम निवास जाते हैं, वहां तक ये खत्म नहीं होती। आपको 3 रिपोर्ट्स ऐसी दिखाएंगे जिनसे आपको लगेगा कि हम हैं कहां और हम किस स्थिति में हैं। एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स की। इसको 100 दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों ने मिलके, जिसमें नोबेल प्राइज विनर्स बहुत सारे हैं, जिसमें हमारे अभिजीत सेन भी हैं, और दुनिया में असमानता को लेके दिन रात काम करने वाले थॉमस पिकेटी भी उस रिपोर्ट के जन्मदाता हैं। तो उन्होंने 2022 ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाया है, तमाम पैरामीटर्स को लेके, जो सरकारों के ही पैरामीटर्स होते हैं। और उसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है, भारत जो दावा करता है वसुधैव कुटुंबकम का, उसके अपने ही घर में क्या हालत है। भारत दुनिया में असमानता वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला ब्राजील है, दूसरा भारत है। अब जरा आप सोचिए, कहने को हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारा पुरानी संस्कृति है, पुराना इतिहास है, हमारे लिए मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, हम पूरी दुनिया को एक कुटुंब समझते हैं, परिवार समझते हैं। पर अंबानी का कुटुंब और होरी और गोबर का कुटुंब, बहुत अंतर है। अब इस अंतर को गौर से देखें आप। अगर पूरी दुनिया में सारा जो वेल्थ है, जो पूंजी है, उसको हर व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो हर आदमी के हिस्से में 62 लाख रुपए आएंगे। जरा सोचिए, कैसा जीवन होगा कि हर व्यक्ति की हैसियत 62 लाख रुपए की होगी। अगर एक परिवार 5 आदमी का है तो उसकी 3 करोड़ की हैसियत होगी। लेकिन कभी जरा जाके उस नीचे के वर्ग को देखें, 62 लाख तो बड़ी बात है। आज रात को जीने के लिए 62 रुपए उसके पास नहीं होते हैं। और भारत प्रजातंत्र है, 70 साल तो मुकम्मल ही है, जो भारत के संविधान में वी द पीपुल ऑफ इंडिया कह के बना है। और इक्वेलिटी उसमें हमारे संविधान में प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में इगैलिटेरियन सोसाइटी की हम बात करते हैं। लेकिन उस वो भारत दुनिया में गरीबी अमीरी की खाई सबसे बड़ी है और 22 गुना है जो नीचे के वर्ग की आमदनी और ऊपर के वर्ग की आमदनी में जो गैप है, वो 22 गुना है। मैंने पिछली बार आपसे जब चर्चा की थी तो याद होगा, आपको बताया था कि कोरोना में जब लॉकडाउन था, तब देश के सबसे बड़ी पूंजीपति अंबानी की, मुकेश अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ रुपया बढ़ रही थी। हर घंटे 90 करोड़। जानते हैं ये कितना होता है? अगर एक श्रमिक, एक अनस्किल्ड लेबर जो रोज काम करे, उसको कभी तबीयत खराब ना हो, उसको कभी दस्त ना आए, उसको कभी कोई कोरोना ना हो, और 365 दिन काम करे साल में,
तो उसको 10,000 साल लग जाएंगे अंबानी की 1 घंटे की आमदनी कमाने में। आज इस रिपोर्ट ने इसको पुख्ता कर दिया, इतना पुख्ता कर दिया कि भारत ऊपर से दूसरे नंबर पे है। और इससे भी मजेदार बात है कि जो टॉप 10 देश हैं जहां असमानता भयंकर रूप से है, गरीबी अमीरी की खाई भयंकर रूप से है, उसमें कौन से देश हैं वो? भारत जो दावा करता है कि साहब हम तो वैशाली के टाइम से, हम तो सबसे पुराने प्रजातंत्र हैं, हमारा इतना पुराना प्रजातंत्र तो प्लेटो का रिपब्लिक के टाइम में भी नहीं था। ये दावा हम करते हैं और हकीकत ये है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब अमीर की खाई अगर कहीं है तो हमारे यहाँ है। हमसे बस ब्राजील ऊपर है, और दूसरा ब्राजील और भारत को छोड़ के उसके बाद अमेरिका तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में प्रजातंत्र 1789 में आया था और बड़े बड़े बातें थी उसमें, और उसमें कहा गया कि एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। ये गेटिसबर्ग की स्पीच है अब्राहम लिंकन की। आज तक डेमोक्रेसी की वो परिभाषा बनी हुई है, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। और अमेरिका में सबसे ज्यादा गरीब अमीर की खाई है, ये तीसरे नंबर पर है। चीन, चीन में पीजेंट्री मूवमेंट हुआ, क्रांति हुई, कम्युनिज्म आया, और कम्युनिज्म को कहा जाता है कि साहब इस बहुत बड़ा इक्वलाइजर है। कम्युनिज्म से भी उबे वो, और उब के फिर वो आजकल लिबरल डेमोक्रेसी में आए हैं, कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, वैसे है तो नहीं। और चीन की वो हालत है कि चीन चौथे नंबर का सबसे ज्यादा गरीबी अमीरी है। उसके बाद जापान है। जापान दो दो एटम बम को झेल चुका है, हिरोशिमा नागासाकी। इसके बाद भी इसको समझ में नहीं आया कि इस गरीबी अमीरी का क्या मतलब है, सबको बराबर करो ना। लेकिन आज 1945 में बम गिरे और आज तक 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वो बराबरी तो नहीं आ पाई, बराबरी बढ़ती गई। कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जो जिसके पार्लियामेंट को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स है, जिसको कि प्रजातंत्र की जननी भी कहा जाता है। हालांकि आजकल तो मोदी जी भारत को कह रहे हैं कि भारत प्रजातंत्र की जननी है। उस भारत प्रजातंत्र की जननी का ये हालत आपने देखा। तो ब्रिटेन है, फिर इटली है और फ्रांस है। ये देश है 10 जो कि, और ये सारे डेमोक्रेसी है। और आप ताजुब करेंगे कि दुनिया के 152 देशों में 112 देश डेमोक्रेसी है, जहां की गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता ने चुनी होती है। लेकिन आप ताजुब करेंगे कि इसी डेमोक्रेसी में मुझे मताधिकार भी है और अंबानी को भी है, लेकिन हम अपना कल्याण भी नहीं देख पाते कि एक ऐसी सरकार बनाए, एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सबको समान अधिकार तो मिले कम से कम। तो ये असमानता है। हम मध्यम वर्ग वाले जो हैं, ये करीब 80% जो मध्यम वर्ग वाले हैं, इनको कुछ चाटने को मिल जाता है। चाटने को मिलता है मतलब कि कभी मलाई चाट लिया थोड़ा सा, कभी भूखे पेट, कभी फाका रहा। तो इसी चक्र में बने हुए ये कभी विद्रोह नहीं करते। मध्यम वर्ग हमारा सबसे खतरनाक है। ये गाय बगाए पिज्जा खा लेता है, और पिज्जा खा के समझता है कि वो ऐश कर रहा है। उसको कभी समझ में नहीं आता कि तुम भी उसी शोषण के शिकार हो, बस तुम्हें थोड़ा सा उस गरीब से ज्यादा मिल गया है। तो 80% की जो आमदनी है वो करीब 35% में है। नीचे के वर्ग की आमदनी पूरे दुनिया में आप देखेंगे तो नीचे का जो 10% है, उसके पास दुनिया के टोटल पूंजी का सिर्फ 2% है। कितना बड़ा ये गैप है। हमारी और दिक्कतें जरा समझिए। हम भ्रूण में रहते हैं, तो आप जानते हैं अभी लेटेस्ट एक आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही आया है
कि हम भ्रूण में रहते वहीं से कुपोषण शुरू हो जाता है, क्योंकि मां कुपोषित होती है। नतीजा ये होता है कि पिछले 4 सालों में ये और ज्यादा बढ़ा है। करीब 22 में से 17 देश ऐसे हैं, 17 राज्य ऐसे हैं जहां की कुपोषण हमारा बढ़ा है। कुपोषण के 3 इंडिकेटर्स है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, स्टंटिंग और वेस्टिंग। और आप ताजुब करेंगे कि स्टंटिंग हमारे यहां बढ़ी, वेस्ट आज अगर हम तीनों पैरामीटर पर लेते हैं तो हर 3 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें एक हमारे यहाँ या तो स्टंटेड होता है या वेस्टेड होता है या चाइल्ड लो वेट एट बर्थ होता है। तीनों पैरामीटर पे हम बहुत नीचे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? WHO के हिसाब से हम एक मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पूरे जिंदगी रहते हैं। अगर बचपने में 5 साल के पहले हमारे ये पैरामीटर रहे हैं, भ्रूण से ही जो शुरू हो जाता है, कुपोषण भ्रूण से ही शुरू हो जाता है। और आप ताजुब करेंगे कि सरकारों ने 1975 से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम शुरू की। 75 का मतलब आज 40-45 साल हो गए। इन 40-45 सालों में हम अपने बच्चे को, जो नौनिहाल पैदा हो, जो शिशु पैदा हो रहा है, उसको सुपोषित नहीं कर पाए, उसको सही पोषण नहीं दे पाए। अंबानी की आमदनी बढ़ती रही, लेकिन बच्चे हमारे ठूंठ, नाटे, बौने, कम वजन के, दुबले। और इसका नतीजा था कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होते, शारीरिक रूप से नहीं होते। अगर 1% इनका वेट या ऊंचाई कम होती है तो हमारे जीडीपी में 1.4% का नुकसान होता है। इसके बावजूद हमारी सरकारों ने उन बच्चों को पोषण के लिए आज तक सुनिश्चित नहीं कर पाई। कहने को दावे बहुत होते हैं, भारत महान है, भारत में राष्ट्र महान है। कैसा नागरिक होगा जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। अभी तो ये कुछ नहीं है, कोरोना आया, 1.5-2 साल हो गए। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से गांवों में बच्चे, एक तो उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और पढ़ाई का पूरा डायरेक्शन बदल गया है, डायमेंशन बदल गया है, कलेवर बदल गया है, तरीका बदल गया है। तो अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। गांव के बच्चे ऑनलाइन सिर्फ करीब 22% है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और उनमें भी जो नहीं पढ़ रहे हैं उसमें 50% बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिए। वो किताब की तरफ ताकते भी नहीं, क्योंकि उनके कुछ समझ में नहीं आता। ये बच्चे भी जवान होंगे, 18 साल के होंगे, कमजोर भी होंगे, पढ़ाई में भी पीछे होंगे। और तब इंटरनेशनल बाजार में जब दौड़ लगेगी तो जरा सोचिए ये बच्चे कहाँ रह गए। नेशनल में भी जब दौड़ लगेगी नौकरियों के लिए जो थोड़ी बहुत है, तो ये बच्चे कहाँ रहेंगे। वैसे तो नौकरियां हमारे यहाँ ही नहीं है, नौकरियां लगातार घटती जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो नौकरी में रहे तो वो नौकरी में आएंगे कैसे? लिहाजा वो बेरोजगार हो जाएंगे। मानसिक रूप से अस्वस्थ, शारीरिक रूप से अक्षम, नौकरी गायब। आप सोचिए कि भारत में ये भारत राष्ट्र कैसा बनेगा और कैसा बन रहा होगा पिछले कुछ वर्षों से। तो ये शिक्षा की हालत हो गई। आपने देखा कि आमदनी की हालत कैसी है, शिक्षा की हालत कैसी है। आप जरा सोचिए, शिक्षा का अधिकार हमें हमारे फंडामेंटल राइट पर थी। ये कितना ड्रामा करते हैं सत्ता में बैठे लोग, और फिर भी हम पिज्जा खा के आराम से मस्त पड़े हैं। हम राखी सावंत का डांस देख के खुश हो जाते हैं। कैसा हमारा जीवन है। हम पिज्जा शाम को मंगा के इस बात से खुश हो जाते हैं कि नहीं, हम भी उस वाले वर्ग में आ गए हैं, नीचे वाले में तो कम से कम नहीं है। अंबानी भी कभी कभी पिज्जा खाते होंगे, मैं भी खाता हूं,
हम ये सोच के खुश हो जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, जॉब्स का आपने देखा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखा, और एजुकेशन आज से 2002 में, 20 साल पहले, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। आर्टिकल 21A इसके लिए लाया गया। लेकिन गौर कीजिएगा, कलेक्टर साहब का बेटा और घुरहू पतवारू का बेटा, आपका बच्चा, क्या वही समान शिक्षा पाते हैं? एक ही शिक्षा मिलती है दोनों को? एक निम्न वर्ग के बच्चे को क्या वही शिक्षा मिल रही है जो कलेक्टर, एमएलए और मंत्री जी के बेटे को मिलती है? नहीं। हमारे में ये चेतना जगती क्यों नहीं है कि हम इसको नहीं बर्दाश्त करें? मस्त हो जाते हैं हम एक पिज्जा खा के, या एक मॉल में जाके कुछ खरीद के, या ऑनलाइन खरीद करके। अब कितने, कभी कभी मैं एक किस्सा बताता हूं कि कभी आपने किसी चिकन के शॉप पे जाइए जहां मुर्गे का मटन हो, तो वो अचानक, आप कहेंगे कि कितने वजन का चाहिए, तो वो एक मुर्गे को उसी झुंड में से पकड़ेगा, तो अचानक सारे मुर्गे फड़फड़ाएंगे। उसके बाद उसी उन्हीं मुर्गों के सामने वो एक मुर्गे को वो काटेगा, और फिर वो ड्रम में डाल देता है या वो कहीं डाल देता है। आप देखेंगे कि अगले कुछ सेकंड बाद बाकी जो मुर्गे हैं वो फिर से वही दाना चुगने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लगभग या कभी आपने शेर का हिरणों के झुंड में शिकार करते हुए देखा होगा। जब शेर अटैक करता है और एक हिरण को दबा लेता है, तो बाकी सारे तो भाग खड़े होते हैं, लेकिन जब वो भाग खड़े होते हैं, जरा उनको ट्रेस कीजिए, वो अगले थोड़े देर बाद फिर से घास चरने लगते हैं। हम लोग भी यही कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारे नीचे वाला बच्चा खत्म हो रहा है। हमारे घुरहू, पतवारू, होरी, झुनिया, गोबर, इनके बच्चे खत्म हो रहे हैं, तो हम इस बात पे खुश हो जाते हैं कि नहीं, मैंने तो आज मॉल में जाके खाना खाया था ना, इसलिए हम ठीक है। और फिर हम कोई भी, हमारे में वो तंतु मर चुके होते हैं जिससे कि हम आक्रोश में आए और चीजों को बदलें, चीजों को बदलने का उपक्रम करें, क्योंकि हमें लगता है उससे तो बेटर है ना, उसका बच्चा तो मजदूर भी नहीं बन पाया, मेरा बेटा 10,000 20,000 की नौकरी तो कर लेता है। इस बात से हम खुश हो जाते हैं। उसका ये नहीं देखते कि एक रोता हुआ, सड़ा हुआ भारत हम दे के जाएंगे उसको, जिसमें राह चलते हुए रईस जादे का लड़का कुचल सकता है शराब के नशे में। हम ये इसकी चिंता नहीं करते कि इस देश को कैसे सुधारा जाए। तो ये हमारी दूसरी त्रासदी होती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि एक बड़े बाप का लफंगा बेटा, जो कि कोई कंपटीशन नहीं देता, क्योंकि हर हर क्लास में थर्ड डिवीजन रहता है, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में है तो बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। बढ़िया का मतलब कि जो अंग्रेजी बातचीत की होती है उसका ज्ञान बिल्कुल नहीं होता, वो लफंगा हो चुका होता है, उसकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं। वो लड़का होटल मैनेजमेंट करके अंग्रेजी की वजह से, अपने चेहरे की वजह से, किसी 5 स्टार में फ्रंट मैनेजर बन जाता है, और उसकी तनख्वाह होती है 40,000 से 1.5 लाख। लेकिन जो डिप्लोमा करके एक गरीब का बच्चा फिर वही नौकरी के लिए जूतियां चटकाता है, और किसी बिल्डर के यहाँ, किसी बड़े ठेकेदार के यहाँ नौकरी करने लगता है, जो कि नौकरी 10,000 की होती है, 5,000 की होती है, अक्सर वो निकाल भी दिया जाता है, लेकिन हम खुश हो जाते हैं। तो ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास जब तक अपने को समझेगा नहीं, तुम्हारा भी जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गाय बगाए तुम मॉल में खरीद कर लेते हो, गाय बगाए ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हो, गाय बगाए तुम भी वो मजा ले लेते हो जो कि किसी बड़े आदमी के बेटे को मिलता है। तो बड़े आदमी का बेटा तो होटल मैनेजमेंट करके वो अमेरिका से जाके फिर एक एमबीए कर लाता है,
1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके, और तब वो बढ़िया नौकरी पा जाता है। हमारी तुम्हारी स्थिति क्या होती है? जब तक हम इस गैप को नहीं समझेंगे, हम आर्थिक विपन्नता, गरीब अमीर की खाई पे मैंने आपको बताया, भ्रूण से ही हमारा शोषण शुरू हो जाता है, हम गरीब भ्रूण से ही हो जाते हैं। अब इस चक्र से हम नहीं निकल सकते। रेगनर नर्स से बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी, उनका आज भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी में उन्होंने कहा, और ये चीज बड़ी अच्छी है, कैसे ये चक्र अंत में आके वहीं पे खत्म होता है। लो रियल इनकम, कम वास्तविक आय जो होती है, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आय जिसको कहते हैं, लो रियल इनकम टू नो रियल इनकम टू लो सेविंग्स, या बाइंग कह लीजिए, लो सेविंग्स होती है, लो बाइंग्स होती है, लो डिमांड होता है, जैसे आजकल का फेज है इकोनॉमी का, उसमें लो सेविंग्स, लो बाइंग, लो डिमांड है। तो कम इनकम होगी तो कम सेविंग होगी, कम सेविंग होगी तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो कम कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी निर्माण, और लो कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो अंत में लो प्रोडक्टिविटी होगी, जो कि एक मजदूर की मुश्किल से 300-400 रुपए होती है, लेकिन टाई लगा के अंग्रेजी बोल के थर्ड डिविजनर, बड़े बाप का जो बेटा होता है, जो थर्ड डिवीजन से लफंगाई करता रहता है, जिंदगी भर गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, वो जब होटल मैनेज में पहुंच जाता है तो उसकी तनख्वाह 1.5 लाख इसलिए होती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है उस होटल इंडस्ट्री में, और होटल इंडस्ट्री में हुआ है तो प्रोडक्टिविटी इस लड़के की बढ़ जाती है। लड़का वही है, थर्ड डिविजनर ही है, जो कि किसी भी गरीब के बच्चे से कम काबिल है, लेकिन अंग्रेजी बोलता है, चेहरा उसका अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, उसकी आमदनी 1.5 लाख होती है। इन तथ्यों को आप समझें, कभी ठंडे में घर में बैठे हो तो इनको सोचें, और सोचें, जब अगर आपको ये वाकई डिस्टर्ब करे तो आप समझ जाए कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही सोचना शुरू किया है, और तब इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है, इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, ताकि आपका भी बच्चा एक रुग्ण भारत में ना हो, जिसमें भ्रूण से ही हम कमजोर होने लगते हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि आप सत्यहिंदी.com देखते रहें, और इस सत्य को, पूर्ण सत्य को समझना अगर शुरू कर देंगे तो लगता है कि मेरी जो सारी तपस्या है वो सफल हो जाएगी। आज तक के लिए फिलहाल इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।